और उनकी शहादत के 94 साल पूरे होने पर समालखा में एक शहीदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये शहीदी दिवस का आयोजन जनता सरकार मोर्चा पिछले 3 साल से कर रहा है। पहला आयोजन गोहाना की अनाज मंडी में हम लोगों ने किया था 2023 में। 2024 में चरखी दादरी में प्रदीप डागर भाई के नेतृत्व में हमने यह आयोजन किया था। और इस बार तीसरा आयोजन समालखा की अनाज मंडी में 23 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है। उसका नेतृत्व कर रहे हैं भाई रविंदर गाला। अभी जो मकसद है जनता सरकार मोर्चा का, वो मकसद गांव-गांव तक पहुंचाना। 200 लोगों में हम लोग पहुंच चुके हैं और जो उन शहीदों का सपना था, उस सपने को और उनके उस विजन को हम वहां रख रहे हैं कि कैसे जनता सरकार मोर्चा रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर और जन को बचाने के लिए निकला है और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करने के लिए निकला है। इसके लिए पहले गांव को यह समझना पड़ेगा कि ये जो अव्यवस्था है इसमें खराबी क्या है, और जब उनको समझ में आ जाएगा तो खुद आगे आकर अपने गांव को बचाना होगा। आमतौर पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मसीहा आएगा और वो उनको बचाएगा, लेकिन अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जैसे शहीदों की ही बात करें या चंद्रशेखर आजाद की बात करें, आज तक भी वो कागजों में, सरकारी कागजों में आतंकवादी लिखे हुए हैं। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, वो युद्ध अपराधी लिखे हुए हैं। तो देश के लिए मर मिटने वाले लोग अपराधियों की श्रेणी में आते हैं, और जो उन गोरे चमड़ी वाले अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं, वो हमारे देश का शोषण कर रही है। आज पूंजीपतियों बन करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम बन करके उन लोगों की बखान में हम लोग 24 घंटे कुछ लोग लगे रहते हैं। तो इसलिए असल चीज क्या है, समाज में गलतियां क्या होती हैं, किसकी वजह से ये सारी अव्यवस्था फैली है, ये जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमने एक रास्ता चुना है कि इस बहाने हम यहाँ समालखा की अनाज मंडी में उन शहीदों को याद भी कर लेंगे और गांव के लोग इस बात को समझ लेंगे कि इस अव्यवस्था को उखाड़ने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकलने वाले चंद लोग नहीं है, बल्कि हजारों लोग निकले हुए हैं। आगे की बात मैं रविंदर गाला से गुजारिश करूंगा, वो बताएंगे। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और हम जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं। जो देवेंद्र भाई ने जो बात बताई है कि आज भारत देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, और इन 77 सालों में आज ये है कि जो भुखमरी की हम बात करें, बेरोजगारी की हम बात करें, हंगर इंडेक्स में अगर हम भारत को देखें, हम निजीकरण को देखें, इन चीज़ों का बढ़ावा कंटिन्यू लगातार हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, और तरह तरह के मतलब या पिछले साल ही एक पार्टी के एक अध्यक्ष ने ये बोला था कि हम 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकाल चुके हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुके हैं। तो फिर हमने पूछा था कि जब आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो जो 85 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर है, वो कौन है, कृपया उनको भी बताने का कष्ट करें। बड़ी बात यह है कि जिन आज़ादी के मतवालों ने, जिनके दिए दिन हम आज देख रहे हैं, जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको आज शहीद का दर्जा न देकर, जबकि पिछले साल जब इंग्लैंड की महारानी मरती है, उसके मरने के ऊपर देश का तिरंगा झुकाया जाता है। उनके लिए सम्मान है जिन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया, और आज जिन्होंने शहादत देकर फांसी के फंदे को चूम कर जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलवाई, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं है। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर 4 साल पहले याचिका दायर की जाती है कि आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को शहीद का दर्जा दीजिए। तो ये बोला जाता है कि इनको शहीद का दर्जा दे तो क्यों दे, किस हक से दे, क्या हक है इनको शहीद कहने का। तो बड़ी विडंबना की बात यह है, किसी भी न्यायपालिका ने या न्यायपालिका के अंदर बैठे किसी भी जज ने ये नहीं कहा कि जब वो महारानी गुजरती है तो उसके गुजरने पर जब तिरंगा झुकाया जाता है कि भाई ये क्यों झुकाया जा रहा है। जिसके मरने के बाद देश के अंदर खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, उसके मरने के बाद देश का तिरंगा झुकता है। और शहीदों के सम्मान में यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि भाई उनका अपमान लगातार सभी सरकारें कर रही हैं। ये हम किसी विशेष पार्टी से नहीं है। इस देश के अंदर 77 सालों में भाजपा ने भी शासन किया, कांग्रेस ने भी किया, गठबंधन की सरकारें भी इस देश के अंदर रही हैं, लेकिन एक भी सरकार के अंदर इतना मादा नहीं मिला, हमें इतना मुद्दा नहीं मिला
कि जो उन शहीदों को, जिनको हम शहीद बोलते हैं, हमारे लिए वो शहीद हैं, हमारे लिए वो शिरोमणि हैं, हमारे लिए वो सब कुछ हैं, लेकिन सरकारों की नज़र में वो आज भी आतंकवादी क्यों हैं। तो एक तो ये मुद्दा यहाँ से उठाया जाएगा कि जिन शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना सब कुछ बलिदान करके इस देश हमारे को आज़ादी दिलवाई, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आज अगर पानीपत की ही हम बात करें, पानीपत के अंदर सैकड़ों से ज्यादा फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो जमीन से मतलब अंधाधुंध पानी का दोहन कर रही है, और केमिकल युक्त जब वो पानी हो जाता है तो फिर रिवर्स बोर करके उस केमिकल को जमीन के अंदर उतार रही हैं, और जमीन के पानी को यहाँ पर पीने लायक जमीन का पानी नहीं बचा है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम आज जनता को करना पड़ रहा है। ये अपने आप में सोचने की बात है। इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और गांव गांव जागृति अभियान चलाए हुए हैं कि आज हमारा गांव के अंदर अगर हम देखेंगे, ना आज हमारा खेत का बीज बचा है, ना आज हमारा पशुओं का बीज बचा है, और इंसानी बीज की एक बीमारी आई, इस बीमारी के बाद कुछ दवा दी गई, उस दवा के बाद आज ये परिणाम है। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि देश की प्रजनन दर 16 से लेकर 18% तक गिर चुकी है। तो ये किस ओर हमारा देश जा रहा है। तो गांव गांव जाकर ये जागृति का अभियान हम कंटिन्यू चलाए हुए हैं, और फिर से हम शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम इस अनाज मंडी से 23 मार्च को ये संकल्प लेंगे और भारत को फिर से भारत बनाने का हम प्रयास करेंगे। और इसी दिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रतिमा भी स्थापित समार्था की धरती पर की जाएगी और एक समार्था को विशेष पहचान दी जाएगी। साथ ही साथ हम 22, 21 और 22 मार्च को हम शहीद सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि लगभग 50 से 60 गांव को कवर करेगी, और उस कवर में मतलब लोगों को यह एहसास करवाया जाएगा कि भाई हमारा जो गांव की जो धरोहर हुआ करती थी वो धरोहर समाप्ति की कगार पर है, उसको फिर से हम कैसे बचाएं। ये एक बीज रूप में हम काम कर रहे हैं। कितना बदलाव होगा ये बदलाव तो जनता तय करेगी, क्योंकि हम तो एक सीड का काम करेंगे, बीज का काम कर रहे हैं। हम बीज रोपते जाएंगे और अनुकूल समय जब आएगा, वो अनुकूल समय आने के बाद वो जरूर ये जो विचार है, ये विचार समाज में फिर से भारत को फिर से भारत बनाने का, गांव को फिर से गांव बनाने का काम करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे सोमवीर पहलवान जी हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, ये अपने बात है। सोमवीर पहलवान कोई नहीं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। समालखा में जो ये शहीदी दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये खुद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और लगातार जनता सरकार मोर्चा इसे 3 साल से कर रहा है। और अब की बार इतने ज़्यादा इतने ऐतिहासिक ये समारोह होने वाला है कि अब समालखा के चारों तरफ लगभग 300 गांव पूरे जागरूक हैं इस समारोह में आने के लिए। और एक बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश से भी साथी इसमें भाग लेने, इसमें अपनी प्रतिभागी देने के लिए आ रहे हैं। और हरियाणा का हर एक जिले से लगभग 500 से 1000 साथी इसमें आएंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? इसके लिए भी परमिशन के लिए गया हुआ है, परमिशन लेटर गया हुआ है। जगह 2 दिन में जगह 1 या 2 दिन में निश्चित हो। ये आपका ये राजनीतिक संगठन है, ये जो मोर्चा है, ये एक बड़ा ही अलग संगठन है, गैर राजनीतिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोर्चे में 3 साल से हम आ रहे हैं, बिना किसी प्रधान के, बिना किसी पूंजीपतियों के सहयोग के, और कोई राजनीतिक मंशा ना रखते हुए केवल जागरण के लिए बनाया गया, लोगों को संगठित करने के लिए बनाया गया ये मोर्चा है। इस मोर्चे में जब भी किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है, उस आयोजन का नेतृत्व किया जाता है जो भी व्यक्ति उस आयोजन के लिए प्रपोजल रखता है। समालखा में इस आयोजन का प्रपोजल रखा था भाई रविंदर गाल्याण ने। तो इस कार्यक्रम का आयोजन जैसे ही रविंदर भाई करेंगे, उसी टाइम पे सारा स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो जाएगा, और फिर अगला कार्यक्रम जो बंदा मांगेगा उसके नेतृत्व में अगला कार्यक्रम किया जाएगा। ये इस तरह से चलने वाला एक कार्यक्रम तो शहीद से ही संबंधित होगी। हाँ बिल्कुल, जो
जागरण से संबंधित जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को समझा के व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक टॉर्च बेरर का काम करने वाले लोग जनता सरकार मोर्चा में हैं। जो आपकी मोर्चा है ये गैर राजनीतिक है, प्योरली गैर राजनीतिक है। बिल्कुल, हाँ, व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, संविधान ने हमें हक दिया, या देश की जनता को संविधान ने वोटर को यह हक दिया कि वो अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजे। असली लोकतंत्र क्या है कि वो प्रतिनिधि बिना जनता से पूछे, बिना उनकी राय लिए, बिना उनकी सहमति के कोई भी काम विधानसभा में ना करे, ये सुनिश्चित किया गया है संविधान में ही। लेकिन ये गांव के आदमियों को मालूम ही नहीं है। किसी गांव के व्यक्ति को ये नहीं पता कि जो विधायक है और सांसद है वो उसकी वोट की ताकत से ही सांसद है, तो अगर वो उसकी बात नहीं सुनता और नहीं मानता तो उसका क्या इलाज है। इसी रास्ते पर हम लोग चले हुए कि हमारा काम है जागरण, कि गांव का व्यक्ति जब ये मांगे कि मेरा गांव ये मांग रहा है, हमारी ये समस्या है, इसका समाधान हमें कहे, तो प्रतिनिधि के लिए और कार्यपालिका के लिए, साथ में ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसके लिए मजबूरी हो जाए उनकी बात सुनना और उसके ऊपर काम करना। इस लेवल पर हम लोग उनको समझाने के लिए चले हुए हैं बेसिकली। लोगों को जागरूकता नहीं है। हाँ, जागरूकता नहीं है। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनते हैं तो खाते अभी इसके ऊपर जब हम आने वाले समय में आपको बुलाएंगे किसी बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजन में, हम आपको बताएंगे कि अभी जो आपने बोला एकदम सही बोला। अभी का प्रतिनिधि समाज का प्रतिनिधि नहीं है, अभी का प्रतिनिधि पार्टी का प्रतिनिधि है, और वो पूंजीपतियों के पालतू कुत्ते की तरह ही काम करता है। अभी जितने भी आप प्रतिनिधियों को देखेंगे वो उसी तरीके से काम, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। यही हमने समाज को बताना है कि आपका प्रतिनिधि कैसे जाएगा। इसके लिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। हम एक गांव में गए थे, बैठे थे, हमने कहा अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत गजब है, तो इसको करने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा। समालखा का कार्यक्रम है, समालखा का प्रतिनिधि समालखा चुनेगा, और समालखा के भी प्रतिनिधि समालखा चुनेगा, तो उस गांव का प्रतिनिधि तो वो गांव चुनेगा। तो हर घर का प्रतिनिधित्व उसके अंदर शामिल हो, ऐसी कार्य योजना जनता सरकार मोर्चा के पास है। नहीं चुन पाती, तभी तो हम लोगों को निकलना पड़ा। अब इन नौजवानों को देखिए, अब आप इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, इनके अंदर कोई पॉलिटिकल विश नहीं आपको नजर नहीं आएगी। अभी 3 साल की यात्रा के दौरान हमने जो जागरण फैलाया, ये कोरोना की सच्चाई दुनिया के सामने लाए, वैक्सीन की सच्चाई दुनिया के सामने लाए, मास्क का प्रोपेगेंडा किस तरह से फर्जीवाड़ा किया। अब गांव में लोग जब कहीं भी मौत हो रही होती है तो जनता सरकार मोर्चा को याद कर रहे होते हैं कि यार वो लोग सही बोल रहे होते थे। प्रताड़ना तो झेलनी पड़ी। शहीद भगत सिंह को देखिए, उनको तो फांसी ही लग गई, वो तो अपनी जान ही देनी पड़ी, तो उसके सामने तो ये लठ खाना और ये छोटी मोटी कुछ भी नहीं है। बलारा जी, सरकार जगह जगह युद्ध स्मारक बना रही है, शहीद जी की भी जगह जगह मूर्ति स्थापित कर रही है, फिर भी आप व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हो, इसको आप कैसे देखते हो? ये दोहरी राजनीति है सत्ताओं की, कि एक तरफ तो वो शहीदों की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन दस्तावेज वही शहीद हैं जो जिनको शहीद बोलते हैं वही आतंकवादी हैं। तो एक ही म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? तो ये तो सत्ताओं के लिए भी डूब के मरने की बात है कि आप जनता को भ्रम में डाल रहे हो। पेपर में शहीद क्यों नहीं बताते? पेपर में शहीद नहीं बताते हैं। आज भी वो युद्ध बंदी हैं, मतलब युद्ध विरोधी रहे हैं, और वो आतंकवादी हैं। क्या ये आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं? ये देश की जो सरकार है, सरकारों के लिए डूब के मरने की बात है कि वो आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। मतलब यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि भाई देश की जो सरकारें हैं, सरकारों को चलाने वाला कोई और है क्या? ये प्रश्न करते हैं सरकारों से कि भाई जब आप एक महारानी मरती है, उसके मरने के ऊपर आप उसके शोक में देश का तिरंगा झुकाते हो। तिरंगा झुकाने का मतलब है देश को झुकाया आप लोगों ने, और जिन शहीदों ने शहादत दी है आप उनको ऑन दस्तावेज शहीद नहीं बोल रहे हो। ये तो हरी मानसिकता नहीं है क्या उन लोगों की? इसके लिए आपके मोर्चे ने अगला क्या कदम उठाने की सोची है? अगले कदम सरकार को थोड़ी बताएंगे, जो बताने का होगा जनता को वो बताएंगे। अगले कदम तय होगा जैसे ही आपको बताएंगे। जागरूक करने में तो बलारा साहब लंबा समय लगेगा, ये तो कोई एक दिन की काम नहीं है। तो बर्बादी होने में कौन सा 4 दिन लगे हैं? अगर आपके हर थाली तक पेस्टिसाइड पहुंचा है तो उसमें 55 साल लगे। 1970 में हरित क्रांति आई थी। जब बर्बाद होने में 70 साल लगे हैं, 55 साल लगे हैं, तो अगर आबाद होने में 15 साल, 15, 20 साल, 50 साल भी लग जाए तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी ना है। हम रास्ता तय कर दे, हमारी अगली पीढ़ी उस रास्ते पर चल पड़े। अभी घालियान जी ने कहा था कि 16 से 18%
दर घट गई है, लेकिन सरकार हम दो हमारे दो के नारे पर काम कर रही है, उसके लेकर क्या है? सरकार हम दो हमारे दो के नारे पर इसलिए काम कर रही है क्योंकि असल में सरकार को पता है कि कम लोगों को कंट्रोल करना आसान है। असल में सरकार को पता है कि लोग ज्यादा होंगे तो बातचीत ज्यादा दूर तक जाएगी। सरकार को पता है कि उनका जो एजेंडा 2030 है वो नहीं चलेगा। उनको मालूम है कि घर की जो औरतें हैं उनके दिमाग में जहर भर दो परिवारों के प्रति, बच्चे पैदा करने के प्रति, घर में काम करने के प्रति, तो समाज को तोड़ना आसान है और टूटा हुआ समाज कंट्रोल आसानी से होता है। संगठित समाज कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रोपेगेंडा के नाम पर, परिवारों के नाम पर नए SC/ST एक्ट नाम कर और इस तरह से नए नए कानून बना करके बकायदा योजनाबद्ध तरीके से समाज को तोड़ने का नारा है हम दो हमारे दो। तो ये नारा हमारे हिंदुओं पर ही क्यों लागू हो रहा है? 24% मुसलमान का ग्रोथ है, 24%। हिंदू और मुसलमान वाला प्रोपेगेंडा यहाँ पर नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पर नहीं होता है। मतलब इसको आप उधर लेकर के जा रहे राजनीतिक रंग की तरफ, वो नहीं चलेगा। ये प्योर प्रोपेगेंडा है। जिसने ये नारा दिया उससे पूछना पड़ेगा आपको, हम नहीं है इसके जवाब दे। ये प्रोपेगेंडा ये बता दिया, किस पर लगेगा ये हमारा काम नहीं है। देखिए हम तो समाज के हर तबके के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए निकलना पड़ा। देखिए अगर पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो उसके जो भी खाना है, जो खा रहे हैं वो तो हर इंसान खा रहा है देश का। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के अंदर शिक्षा मिल रही है, उसके बाद से अगर कोई किसी भी प्रकार से बच्चों के पास गलत शिक्षा जा रही है, चाहे फोन के माध्यम से जा रही है, चाहे स्कूलों के माध्यम से जा रही है, चाहे उनको टीकाकरण से कुछ भी हो रहा है, तो सबके बच्चों के ऊपर एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई हम समाज के हर तबके के ऊपर का ये था। एक तरफ तो आप कर रहे हैं कि प्रजनन दर घट रही है, दूसरा सरकार ये शो कर रही है कि किसी खास विशेष। चलिए आपको इसी लाइन पे मैं आपका जवाब दे देता हूँ। आप तो ये मानते हो कि ये सरकार जो है वो प्रो हिंदू है, ड्रामा करके दिखाते हैं ना। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किसका हुआ है? हिंदुओं का ही हुआ है ना। तो इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? यही सरकार है। इसी सरकार ने अभी प्रजनन दर 17-18% कम हुई है। टोटल कितनी हो गई है मालूम है आपको? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान है कि हमारे 45% युवा नपुंसक या कुपोषण के शिकार हैं। अभी वो 16-17% बढ़ के 60% तक हो गई है। और 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, करनाल जिले में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ और रोहतक जिले में 1,86,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ और पानीपत में ये आंकड़ा 2 लाख प्लस का है। पता करके देखोगे तो आपके युवा पूरी तरह से नपुंसक और बांझ हो चुके हैं। और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक उनका स्पर्म काउंट इतना खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी तो इनके साइड इफेक्ट आने बाकी हैं, क्योंकि कुछ मीडिया के लोग भी प्रो सरकार बातें करने को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जब बर्बादी होगी इसके बच्चे की और आपके बच्चे की और मेरे बच्चे की बराबर होगी। और वो नेता जो बैठा है उसके बच्चे की भी बर्बादी बराबर होगी। आपने कितने ही नेता देखे होंगे जिनके बच्चे नशे की गर्त में पड़े हैं, जिनके बच्चे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, जिनके बच्चे रोड रेज में मरते हैं। वो भूल जाते हैं कि अभी तो आप सत्ता में हैं, जिंदगी भर ये सत्ता रहने वाली नहीं है। हमारा मानव धर्म ये कहता है कि हमको आने वाली संतानों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा जहां आप भी खुशी खुशी रह सके और मैं भी खुशी खुशी। मेरा विचार यदि आपसे अलग है तो वो अलग विचार भी कम से कम शांति से रहने का अधिकारी तो है।